सरकारी फाइनेंशियल कंपनियों में आज तेज गिरावट जो देखने को मिल रही है, उसकी वजह यह है कि आरबीआई ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लोन के लिए एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस में क्या है खास, आइए जानते हैं सौमित सरकार से। तो अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को आरबीआई ने ये गाइडलाइंस निकाली थी, जो कि प्रोजेक्ट जो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है उन पे प्रोविजनिंग को लेके ये गाइडलाइंस निकाली थी और उन्होंने कमेंट्स इस पे मांगे हैं स्टेक होल्डर से। तो याद रखिएगा ये अभी भी ड्राफ्ट फेज में है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ इम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब ये है कि जो इम्पैक्ट होगा वो एग्जिस्टिंग जो लोन बुक है उस पर भी आ सकते हैं लेंडर्स के लिए। अब इसमें जो की चेंज है उसमें यह है कि जो प्रोविजनिंग का रिक्वायरमेंट है वो शार्पली इंक्रीज किया गया है। पहले अराउंड 0.4% का एक स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग होता था, अब इसको इंक्रीज करके आरबीआई ने कहा है 5% का प्रोविजनिंग देना पड़ेगा। अब ये एडिशनल प्रोविजनिंग के कारण क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट्स अंडर इंप्लीमेंटेशन है उसकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसी के साथ एडिशनल प्रोविजनिंग होने के कारण जो लेंडर्स है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे तो एक इम्पैक्ट आएगा ही, बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोथ है वो भी थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी इन कंपनीज के लिए, जो कि एक सीवियर इम्पैक्ट हो सकता है लोन बुक ग्रोथ को लेके आगे चल के अगर हम देखें तो। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो एपेटाइट है फाइनेंशियल्स की वो भी कम हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेंडिंग देने के लिए आगे चल के। तो एनालिस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस पे जो प्रोजेक्ट फाइनेंसर्स है जैसे कि आरईसी, पीएफसी, आईआरईडीए, इन पे एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स के लिए ज़्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। अगर आप अभी आरईसी, पीएफसी और आईआरईडीए की बात करें तो करीब 20 to 43% ऑफ जो एयूएम है उनका वो प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन उन्होंने दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट उधर आ जाता है। और एनालिस्ट के हिसाब से करीब 4 to 7% का जो नेटवर्थ है उन पे एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है अगर ये जो गाइडलाइंस है इंप्लीमेंट हो जाए तो। पीएसयू बैंक से अगर हम बात करें तो वो भी ज़्यादा टिल्टेड रहते हैं टुवर्ड्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, तो उनके लोन बुक पे भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उनका क्रेडिट कॉस्ट करीब 10 to 15 बेसिस पॉइंट से बढ़ सकता है ओवर FY25 to FY27 एज पर एनालिस्ट। तो पीएसयू बैंक्स और स्पेसिफिक लेंडर्स जैसे कि आरईसी, पीएफसी और आईआरडीए इन पे नजर रखिएगा, क्योंकि अगर ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो इनके बुक्स पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। प्रदीप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम मान लीजिए कि ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है एज इट इज अगर ये लागू हो भी जाती हैं तो आपको कितनी प्रोविजनिंग अभी करनी पड़ेगी, एक तो ये बता दीजिए, और दूसरी क्रेडिट कॉस्ट में इससे कितनी बढ़ोतरी होगी, जरा इसका भी आइडिया दे दीजिए सर आप। पहले तो मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया हमारा टोटल जो एयूएम है लगभग 59,000 करोड़, उसमें 25% लगभग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये पहले साल में जो 2% का प्रपोजल है कि ड्यूरिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 1 साल में फर्स्ट ईयर में 2% करना है। आज हमारा जो प्रोविजनिंग है लगभग 1.5% का पास है और 0.5% एडिशनल उसमें करना पड़ सकता है। बट तब तक हमारा प्रोजेक्ट कितने कमीशन उससे हो जाएंगे साल भर तक और उसके बाद कितने बचेंगे और हम जो नया प्रोजेक्ट लेंगे वो कितने रहेंगे इस ब्रैकेट में, उस पर ये डिपेंड करेगा। आज उसका नंबर बताना संभव नहीं है, लेकिन आप अगर देखेंगे जैसे मैंने बोला 92 करोड़ का हमारे पास कुशन आज भी अवेलेबल है जो मार्च 24 का आंकड़ा हम दिए हुए हैं। और हमारा गवर्नेंस, हमारा अप्रेजल मैकेनिज्म, हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम इतना रोबस्ट है। हमारा एनपीए 4 साल पहले जो 7.18 था वो घट के 0.99 आ चुका नेट एनपीए। तो लगातार हमारा रिकवरी, मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल सारे हम इम्प्रोवाइज किए हैं, प्लस हम पूरे डिजिटाइज मोड में काम कर रहे हैं। आरबीआई का जो गाइडलाइन आया है 2 पड़ाव उसमें है, एक सिर्फ प्रोविजनिंग का बात किए, दूसरा उन्होंने पीसीसी और पीडीसी कंडीशंस, दैट मींस प्रोजेक्ट अप्रेजल आप सैंक्शन करने का समय में जब आप पीसीसी कंडीशन देते हैं और पीडीसी कंडीशन देते हैं उसको भी काफी रोबस्ट किया है। वो सारे गुड गवर्नेंस का क्राइटेरिया है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जिबिट कर चुका है लास्ट 4 साल में। और इस साल में हम पहला संस्था बैंकिंग नॉन बैंकिंग स्पेस में है जो सबसे पहले ऑडिटेड रिजल्ट पब्लिश किया 19 अप्रैल को। सिर्फ सरकारी नहीं, सरकारी, बेसरकारी, नॉन बैंकिंग, बैंकिंग सबको लेते हुए जो है सबसे पहले हम किए हैं और ये लगातार हम इसमें वृद्धि किए हुए हैं। हमारा कोशिश रहता है कि फंडामेंटली हम सही रखें, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करें प्रोजेक्ट अप्रेजल में, ताकि हम एनपीए को
घटा सके और जो प्रोजेक्ट एनपीए हुए हैं उससे सही तरह फॉलोअप और नेगोशिएशन, डिस्कशन, मीटिंग बोरोवर के साथ हमारा मिल के काम करके उसको भी हम काफी रिड्यूस कर चुके हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है करेक्ट सर, ठीक है। आजकल के ये एक डिसिप्लिन मैकेनिज्म है आरबीआई की ओर से, और डिसिप्लिन में रहेंगे। शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होता है पर आगे चल के सबको फायदा होता है। जी ठीक है प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़े विस्तार से आपने, बड़े बारीकी से आपने चीज़ों को समझाया। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये प्रदीप कुमार दास जी से हम बातचीत कर रहे थे और उनका ये कहना है कि ये जो फाइनेंसिंग वाली कंपनीज है, पावर फाइनेंसिंग वाली या फिर रिन्यूएबल स्पेस में ये काम करते हैं, इन पर कम असर होगा, ये बैंकों पर या फिर जो एनबीएफसी है उन पर ज़्यादा ये असर डालेगा। अब चलेंगे अपने, राजेश जी माफ़ी चाहेंगे पहले तो आपसे इतनी देरी से आपके पास आने के लिए। लेकिन ये प्रदीप कुमार जी को आप सुन रहे होंगे, ये कह रहे हैं कि इन पावर फाइनेंसिंग कंपनीज पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्या इसको बाजार नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए पीएफसी करीब 9% नीचे है, आरईसी का शेयर करीब 7% नीचे है, इरडा भी करीब 4-5% नीचे कारोबार कर रहा है। सर आपका व्यू क्या है? आपने किस तरह से रीड किया है ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस को और आपके हिसाब से कितना इंपैक्ट डालेगा ये? नमस्कार अभिषेक जी, डेम्पे जी और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि ये जो न्यूज आई कि आरबीआई कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग चाहता है 5% के लगभग FY 27 तक, जो कि FY 25 में 2.5%, FY 26 में 3.5% और FY 27 में 5% की है और चारों क्वार्टर में समान रूप से बांटा जाएगा। इसको बाजार ने थोड़ा ज्यादा ही नेगेटिव ले लिया। मेरा ये मानना है कि ये जो सारे स्टॉक है, चाहे वो पीएफसी के हो, आरईसी के हो, इरेडा के हो, इस तरीके के जो भी स्टॉक है, उन्होंने लास्ट 1.5 साल में बहुत गजब की तेजी देखी थी। जो ये स्टॉक पहले 2-3 पीपी पे ट्रेड किया करते थे, 7-8-10% के डिविडेंड यील्ड दिया करते थे, वहां अगर आप देखो तो इनकी वैल्यूएशंस अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से दुगनी तिगनी हो गई है। और इरिडा की खास बात की जाए तो वो पीएफसी आरईसी से बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पे आज भी ट्रेड कर रहा है। हाँ, ये बात जुदा है कि उनका पूरा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है, जहाँ करके gestation पीरियड थोड़ा कम होता है। दूसरे अभी वो इन थिंग है, जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए, उन सब चीजों को देखते हुए उनकी वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच्ड होनी लाजमी थी। लेकिन ये जो करेक्शन आया है, ये मेरे हिसाब से जस्ट मार्केट एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा था कि इन स्टॉक्स को करेक्ट करने के लिए, और वही आया है। मेरे खुद के विचार ये हैं कि जो प्रोविजनिंग के नए रेगुलेशंस लागू किए गए हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क इनको नहीं पड़ेगा। 0.6 से 3% तक का ये पूरा हमारा अनुमान है कि पड़ सकता है इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे जोर, जो कि पूरे यूनिवर्स को इंक्लूडिंग पीएसयू बैंकिंग साइड को भी सारे को कवर कर रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से बैंक्स के कितने एक्सपोजर इंफ्रास्ट्रक्चर के या रियल स्टेट के या अदर कंस्ट्रक्शन की तरफ हैं, तो उस पर डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस। हमारा ये मानना है कि अगर यहाँ से थोड़ी बहुत और गिरावट आती है तो खास करके पीएफसी में खरीदारी की जा सकती है, या लार्जर पीएसयू बैंक्स की बात की जाए तो एसबीआई, या मिड कैप पीएसयू की बात की जाए तो आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही।